गुड मॉर्निंग माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं अमित सर क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम बात कर रहे थे कि प्रकाशिक धारा को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग दो दो कारक यानी दो प्रभाव को हम देख लिए थे और ये हमारा तीसरा है आवृत्ति का प्रभाव। अब आवृत्ति का प्रभाव में कहता है कि जब विकिरण की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो भी नॉट यानी निरोधी विभव का मान बढ़ता है। बढ़ने का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि वह और अधिक ऋणात्मक होती है, जबकि IS जिसको हम सैचुरेशन करंट यानी संतृप्त धारा कहे थे वह लगभग अपरिवर्तित रहती है, यानी वह मान चेंज नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए अगर हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो आवृत्ति के बढ़ाने से होगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसको रोकने के लिए हमको निरोधी विभव ज़्यादा देना होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जितना अधिक आवृत्ति होगा उसका उतना अधिक वह अधिक निरोधी विभव हमको उतना देना होगा। तो यहाँ इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं निरोधी विभव और आवृत्ति में जितना अधिक निरोधी विभव जितना अधिक आवृत्ति उतना अधिक निरोधी विभव, यानी वह लिनियरली बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसमें उसका मान तो और अधिक ऋणात्मक होता है निरोधी विभव का, लेकिन IS यानी संतृप्त धारा वह अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रकाश विद्युत धारा, ये जो ग्राफ खींचे हैं हम प्रकाश विद्युत धारा, इसमें लिख लीजिएगा ये y एक्सिस जो है वह प्रकाश विद्युत धारा और संग्राही पट्टिका विभव के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो क्या होगा कि संतृप्त धारा हम मान लेते हैं कि 3 आवृत्ति का प्रकाश लिए, यानी प्रकाश लिए जिसकी आवृत्ति अलग अलग है, ν1 ν2 और ν3। ये 3 आवृत्ति का प्रकाश ले लिए जिसमें हम मान रहे हैं कि ये ν3 बड़ा है ν2 से और ν2 बड़ा है ν1 से। तो इस केस में क्या होगा कि जिसका जितना आवृत्ति होगा वह और अधिक ऋणात्मक होगा, यानी ये जो ग्राफ है ये ν3 का हो जाएगा और इसका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और ν2 के लिए ये हो जाएगा ग्राफ और ν1 के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम बात करें तो -V01, इसके लिए अगर बात करें तो -V02 और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल -V03। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसका जितना आवृत्ति अधिक होता है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही अधिक ऋणात्मक होता है, लेकिन सभी में ये जो सैचुरेशन करंट है ये संतृप्त धारा यानी सबका मान सभी आवृत्ति के लिए एक समान रहता है। और एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या क्या है, यह पाया गया है कि एक निश्चित आवृत्ति से नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। यह देखा गया कि जो प्रकाश किसी धातु के सरफेस पे पड़ता है तो उस प्रकाश के पास एक निश्चित आवृत्ति होना चाहिए, और वह अगर उस निश्चित आवृत्ति से नीचे अगर हम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो वह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। उसको एक टर्म भी देते हैं, उसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं उस मिनिमम आवृत्ति वाले को हम देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। यानी इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ से ये जो हो जाएगा हम लोग का यह हो जाएगा देहली आवृत्ति, और देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट, न्यू से आवृत्ति न्यू नॉट से देहली आवृत्ति, यानी यह मिनिमम आवृत्ति हो गया जिस पर यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा और सर्किट में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। इसी के अनुरूप यानी अगर जो देहली आवृत्ति के ही अनुरूप अगर मान लीजिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य रहेगा तो उसी को हम लोग देहली तरंग दैर्घ्य कह देते हैं। चौथा पॉइंट है कि पदार्थ की प्रकृति, यानी वह जो हम लोग कैथोड लिए थे वह कैथोड के पदार्थ की क्या प्रकृति होनी चाहिए। तो भिन्न भिन्न प्रकाश संवेदी पदार्थ, लाइट सेंसिटिव जो मटेरियल है वह प्रकाश के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं, अलग अलग
अपना अलग अलग प्रक्रियाएं दर्शाते हैं। जैसे सेलेनियम जो है वह जिंक अथवा कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी होता है, अधिक सेंसिटिव होता है। और एक बात और है कि जब एक ही प्रकाश संवेदी पदार्थ पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश दिया जाए तो वह अलग अलग अनुक्रियाएं को दर्शाता है, यानी उसका भी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जैसे कॉपर ही अगर हम लें, लेकिन कॉपर पर अगर हम पराबैंगनी प्रकाश को डालेंगे, यूवी लाइट को डालेंगे, तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताएगा। लेकिन जब उसी में अगर हम कॉपर पर ही हरा अथवा लाल रंग के प्रकाश को अगर डालते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं प्रदर्शित होता है। इससे इससे यह स्पष्ट होता है कि जब एक ही अगर प्रकाश संवेदी पदार्थ है और उसका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगा तो वह प्रतिक्रिया अनुक्रिया भी अलग अलग ढंग से करता है, और भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए तो प्रतिक्रिया अलग है ही। पांचवा पॉइंट एक और आता है कि भाई ये समय पश्चात यानी टाइम लैग, अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब हुआ कि प्रकाश कोई सरफेस पे गिरा और इलेक्ट्रॉन को निकलने, इसके बीच में समय। तो प्रकाश के सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होता है। यानी यह जो प्रक्रिया होता है यह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, तात्क्षणिक प्रक्रम या प्रक्रिया है। इसमें 10 के पावर -9 सेकेंड से भी कम, 10 पे पावर -9 सेकेंड या इससे भी कम समय में वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, बशर्ते जो प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो शर्त है वो होना चाहिए, यानी प्रकाश के पास उपयुक्त आवृत्ति होना चाहिए और वह जिस सरफेस पे गिर रहा है वह सरफेस का जो वर्क फंक्शन है उसके बराबर होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होता है। अब इसी रिजल्ट के आधार पर, यही सब प्रयोग के आधार पे, निष्कर्ष के आधार पे लेनार्ड साहब और मिल्टन साहब ने मिलके प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को दिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो वैज्ञानिक लेनार्ड और मिल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पे प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम दिए जो निम्न हैं। पहला नियम है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर किसी धात्विक सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश धारा जो है वह तीव्रता के सीधा समानुपाती हुआ था। तो प्रकाश धारा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की दर उतना अधिक प्रकाश धारा। तो हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन की जो दर है वह धातु पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है। लेकिन यह फोटो इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यह नियम एक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पे करती है भाई? तो वो तीसरा नियम हो जाता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति का सीधा समानुपाती होता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा है अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति का सीधा समानुपाती होता है। और आवृत्ति अगर हम बोल रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य भी है, क्योंकि आवृत्ति का ही उल्टा तरंगदैर्घ्य होता है। तो वह आवृत्ति बोलो चाहे तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ये एग्जाम में पूछा भी है कि बताइए फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह किस पे निर्भर करता है। उसमें ऑप्शन आवृत्ति नहीं दिया हुआ था, तरंगदैर्घ्य था, तो तरंगदैर्घ्य भी मानेंगे। तो ये तीन हो गया, तीन नियम हो गया। पहला क्या था कि उत्सर्जन की दर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर वह तीव्रता की सीधा समानुपाती होता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा था फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा है कि वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये तीन नियम। चौथा नियम है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान, और उस न्यूनतम मान को आप लोग जानते हैं देहली आवृत्ति कहते हैं, अगर उससे कम है
उस प्रकाश जो आप डाल रहे हैं देहली आवृत्ति से अगर उसका आवृत्ति कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। और पांचवा है टाइम लैग वाला कि धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, यहाँ पर धातु की सतह पर जैसे ही उपयुक्त, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है। उपयुक्त आवृत्ति मतलब देहली आवृत्ति उसके पास होना चाहिए। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। आपको पता है 10⁻⁹ सेकेंड से कम समय लगता है टाइम लैग वाला। तो ये 5 नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव के थे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का क्वांटम मॉडल, जिसमें हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ेंगे और आइंस्टीन साहब प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फोटोन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड पूछता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।